जो है नजर आना शुरू हो जाएंगे। हज उम्रा के अलावा दूसरी भी एक्टिविटीज वहाँ पे लाने की कोशिश करें। और हदीस में भी आता है कि जो चरवाहे थे, अरब्स वर बेसिकली शेफर्ड्स, चरवाहों के बारे में आता है कि इनकी बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी। तो आज वो वक्त आ गया है, आप अरब इमारात जाएं, आप सऊदी अरबिया जाएं, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग होती है तो वो अरब के किसी इलाके में दिखती है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। तो बहरहाल दुबई के अंदर भी है और सऊदी अरबिया के अंदर भी है। अल्लाह ताला हम सब की जो है हिफाजत करना। अब आ जाती है जी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हवाले से। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? All right. So strategic planning can also be known as long-term planning or corporate planning. Those alternative names give some insight into the nature of strategic planning. आपको स्ट्रैटेजी का वर्ड समझ में आता है तो इसकी जो प्लानिंग करने का अमल है, जिस तरह से इसको प्लान किया जाता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है। कंसिडर द लॉन्गर टर्म, जैसे हमने बात की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आपने कंसिडर करना है। गिव्स डायरेक्शन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, कंसिडर्स ऑल स्टेक होल्डर्स, लुक्स एट हाउ टू गेन अ सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज, relates the organization resources and competences to its environment. Environment की एक और एग्जांपल मेरे जहन में है, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। यूनिलीवर इज ग्रेजुअली मतलब एनालाइजिंग कि यार ये ई कॉमर्स और ऑनलाइन का वक्त जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने आज मंचीज के नाम का एक ब्रांड लॉन्च कर दिया। अभी मंचीज उस स्केल पे नहीं है जैसे स्केल पे पांडा मार्ट या दूसरे इस तरह के स्टार्टअप्स जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ शिफ्ट करें कि भाई हमारी भी ऐसी कंपनी होनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है जैसे व्हाई शुड आई बॉदर दैट, मैं क्यों उसकी जो है वो इतनी इतनी जो है वो बात करूं। सो बेसिकली ये जरूरी है क्योंकि वो कंपनीज जो अपने आप को प्लान नहीं करेंगी, दे टेंड टू बी बेसिकली लूजिंग कंपनीज, ये लूज कर जाएंगी वक्त के साथ और बहुत ज्यादा जो है वो एक अच्छा लाएअमल कंपनी का आएगा नहीं। इफ यू बेसिकली नॉट प्लानिंग, यू आर प्लानिंग टू फेल, इस तरह की बात जो है वो कहीं भी जाती है कि इफ यू फेल टू प्लान यू बेसिकली प्लानिंग टू फेल ऑब्वियसली। तो कंपनीज के लिए जरूरी है ताकि वो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में सर्वाइव कर सकें। और जो प्लानिंग का असल मकसद होता है वो होता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आज अकाउंटेंट्स को ये चीज नजर आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर इस तरह के सॉफ्टवेयर जैसे सैप हो गया, ओरेकल हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, ये जो है वो बनी बनाई रिपोर्ट्स और चीजें लेकर आ जाती हैं। मुझे रिपोर्टिंग का, फ्रैंकली स्पीकिंग, रिपोर्टिंग का बहुत ज्यादा स्कोप या बहुत ज्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट अब नजर नहीं आती। पहले रिपोर्टिंग के डिपार्टमेंट में अगर 16 लोग होते थे तो अब 3-4 लोगों की जरूरत रह जाती है फाइनली, बस अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है। सारा कुछ सिस्टम से निकल आता है, बैलेंसेस उस पर मैप हो जाते हैं, जीएल्स बन जाते हैं, रिपोर्ट्स निकल आती हैं। सिर्फ पार्टनर्स को, जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उनको एनालाइज करना होता है कि इन रिपोर्ट्स का मतलब क्या है। हमारे अकाउंटेंट्स को इट्स हाई टाइम दैट आवर अकाउंटेंट्स शुड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, वैल्यू गिविंग फॉर द बिजनेस, कि भाई हम सिर्फ रिपोर्टिंग और ये सारी चीजें ना करें, बल्कि हम टैक्स की मद में, लॉ की मद में, ट्रेजरी की मद में, फाइनेंशियल एनालिसिस की मद में, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की मद में, फाइनेंशियल एडवाइजरी की मद में कंपनीज को ये बताएं कि वो कैसे बिजनेस को अच्छा कर सकती हैं, कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, और वो कौन सी फाइनेंशियल चीजें हैं जिनको जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बीएफडी अलहमदुलिल्लाह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी इस तरह की चीजें आती हैं, लेकिन फिर उन्हें प्रैक्टिकली कैसे करना, ये सीखना वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज जो अकाउंटेंट्स के लिए इस वक्त जरूरी है, जो तुम लोगों को भी इसमें फोकस करना चाहिए, वो है डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। आप डेटा को इंजीनियर करना बेशक ना सीखो कि यार डेटा किस तरह से जमा किया जाता है, उसको कैसे इंजीनियर किया जाता है, लेकिन आप कम से कम डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग जरूर सीखो कि यार डेटा की बेस के ऊपर डिसीजंस किस तरीके से लिए जाते हैं। आप एट द सेम टाइम एक्सेल के साथ साथ पावर बीआई को जरूर सीखो। क्यों? ये आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। दिस इज द प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years अकाउंटेंट्स के लिए। ये आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। अगर आप इन चीजों को आज फोकस करते हैं, कल इंडस्ट्री में, मे बी नॉट इन द फर्म, हमारे यहाँ पाकिस्तान में फर्म्स की सबसे बड़ा मसला ये है कि उनमें चेंज सबसे लास्ट में आता है। कम से कम आप ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर अपने लिए करते हैं तो आपको इंडस्ट्री की जॉब्स में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में इस तरह के सॉफ्टवेयर, इस तरीके की चीजें बहरहाल जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग की जाती है। चंद एक सर्टिफिकेशन आपने की होंगी तो आपका इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, देख लेते हैं। फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशंस टू लुक अहेड, आगे की बात होती है इम्प्रूव्ड फिट विद द इन्वायरमेंट। अगर आप वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होंगे, आप इन्वायरमेंट में पीछे रह जाएंगे। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन एंड विजन, एक विजन मिल जाता है कंपनी को, डायरेक्शन मिल जाती है। प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं और गोल कंग्रेंस जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, एक डिसएडवांटेज का ये भाई बहुत वक्त लगता है,
बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज सक्सेसफुल हो जाए। एक्सपेंसिव भी होता है, इस पर रिसर्च वगैरह में पैसे भी लगते हैं। मे बी डिफिकल्ट इन रैपिडली चेंजिंग मार्केट्स, जहाँ बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा चेंज, वहां पे आप कोई चीज प्लान नहीं कर सकते। इसे कहा जाता है कि भाई स्ट्रैटेजीज नेवर वर्क इन द केस ऑफ क्राइसिस। जब क्राइसिस आते हैं तो फिर वहां पे आप स्ट्रैटेजी को इतना अच्छा फॉलो नहीं कर पाते, वो फिर आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है जो उस वक्त के लिए जरूरी होती है। अब कंपनीज ने बनाई 2020 के लिए क्या क्या प्लान किया होगा, लेकिन कोविड आ गया तो अचानक से उन्हें अपनी चीजों को बदलना पड़ा, चेंज करना पड़ा, और ओवरऑल लेवल पे एक बहुत ज्यादा जो है वो चेंज वाली बात यहाँ पर जो है वो मौजूद है। फिर उसके बाद कैन बिकम ब्यूरोक्रेटिक, लेस रेलिवेंट इन द केस ऑफ क्राइसिस, जैसे हमने अभी बात की। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन देयर आर लॉन्ग लीड टाइम्स। लॉन्ग लीड टाइम आपको जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिजनेस नीड्स टू बी टर्न्ड अराउंड, वक्त के साथ साथ आपको बदलती नीड्स नजर आ रही हैं। देयर इज हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मेनी स्टेक होल्डर्स आर अफेक्टेड, और आपके शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स जो है उससे अफेक्ट हो रहे हैं। सर स्टेक होल्डर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बता दें। Stakeholders is anyone affected by the business. Anyone affected by the business. अब इसमें आपके एम्प्लॉइज, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेज, आपके शेयर होल्डर्स, आपके डेट होल्डर्स, आपके सप्लायर्स, ये सब बहरहाल इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, सो बी इट योर शेयर होल्डर, be it your employee, be it your customer, supplier, ठीक है जी, डेट होल्डर, ये सारे भारत सो एंड सो फोर्थ सारे इसके अंदर आ जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, गवर्नमेंट प्लस सोसाइटी एट लार्ज, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इन शेयर होल्डर्स के हवाले से आपको सोचना है और इन सारी चीजों को लेकर आना है। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज ने सीएसआर एक्टिविटीज में ये किया कि जो कार्बन एमिशंस और समुद्रों में जो चीज ये फैला रहे थे, डाल रहे थे, उसके लिए उन्होंने मेजर्स देना शुरू किए कि भाई इस तरह अगर हम करते रहे तो ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो जो मरीन लाइफ है, ये तो आगे किसी के काम आनी ही नहीं। हम जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, एक्वा जो है, उसको तो हम पूरा तबाह कर देंगे दुनिया में। सो बहरहाल इसके लिए उन्होंने जो है वो मेजर्स दिए और उसको बदलने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की। ठीक है जी, तो ये हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक और केस स्टडी हमारे पास आएगी, डिस्कशन। हाउ इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लाइकली टू बी द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर, डॉक्टर वगैरह ले सकते हैं आप। कंसिडरिंग द स्प्रेड ऑफ ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज स्प्रेडिंग, स्मॉल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, कंसिडरिंग द स्प्रेड ऑफ टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट। टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट क्या होती है? रीट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे आप म्यूचुअल फंड में यूनिट्स बाय करते हैं ना, इसी तरीके से रियल एस्टेट की टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दुनिया में आ रहा है। वो क्या आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी बनाई और कंपनी बना के एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब वो वेबसाइट पे मैंने फ्लैश की कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, अगर आप चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी के मैंने 1,00,000 यूनिट्स बना दिए, आप 10 यूनिट भी लेना चाहें तो दे सकते हैं, आप 1000 यूनिट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। 1,00,000 यूनिट्स अगर मैंने बना दी और उसने 1000 यूनिट्स परचेस कर लिए तो 1% प्रॉपर्टी का मालिक है। जिस दिन भी प्रॉपर्टी बिकेगी, सेल होगी, तो 1% इसको जो है वो मिल जाएगा। और दुनिया में लोग इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज के थ्रू बेसिकली इन रियल स्टेट्स की टोकनाइजेशन के लिए पेमेंट कर रहे हैं, उनको पे कर रहे हैं। हत्ता कि यूएस में तो स्कूल के अंदर बच्चों को बिटकॉइन पढ़ाया भी जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी है क्या, इतना ज्यादा वो अपने इसके अंदर जो है उसको बिल्ड करें। अब मुझे बताओ, एक डॉक्टर के लिए या एक इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर के लिए, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन वाले काम में जो लोग होते हैं, इनके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कितनी जरूरी है? क्या इन्हें आज के जमाने में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए? क्या कोई ऐसा एनवायरमेंटल चेंज तुम्हें नजर आ रहा है जिसकी वजह से इनको प्लान करना चाहिए? ठीक है भाई, गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी से सोचो इसके बारे में, गिविंग यू 2 मिनट्स। आए सो अब इसको डिस्कस करते हैं। एक मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर के लिए बदलते वक्त के साथ साथ क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी इनके लिए जरूरी है? इनके लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बिल्कुल जरूरी है। जैसे जैसे मेडिसिन की फील्ड में मार्केटिंग का रोल आ रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर कम्युनिटीज बन रही हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, जहाँ पे लोग अच्छे डॉक्टर्स के बारे में रिव्यू देते हैं, बताते हैं। एंड एट द सेम टाइम ऑनलाइन कंसल्टेशन आ रही है। अब ऑनलाइन जूम बेस्ड डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि अब आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए।
खुद मेरे अपने एक दोस्त ने कुछ पैसे दे के ऑनलाइन अपना एक डाइट प्लान बनवाया, जिसकी वजह से ही वाज एबल टू लूज अबाउट 15 to 16 kgs। उसने ऑनलाइन प्लान बनवाया एक्सरसाइज का, डाइट का, और थोड़े से पैसे दे के, बहरहाल मतलब वो डॉक्टर, शी वाजंट रिलेटिंग टू पाकिस्तान, वो बाहर की कोई डॉक्टर थी, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसको गाइड किया। गाइड करने के बाद उसने ऑनलाइन पेमेंट की, और उसके बाद जो है वो ये मुकम्मल हो गया। मतलब ना दूसरे मुल्क जाना पड़ा, ना दिखाना पड़ा, इट वॉज कम्प्लीटली ऑनलाइन। ठीक है, उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी, कुछ फैक्टर्स पूछे, बताए, डिस्कस किया, कंसल्ट किया, ये सारी चीज़ें जो है वो हो गई। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उसकी मदद से और इन सारी चीज़ों की मदद से लोगों का इलाज जो है वो कर सकते हैं। तो जहाँ इन इक्विपमेंट्स की वजह से जहाँ 8 डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो रिक्वायरमेंट 4 डॉक्टर्स पर आ गई है, 5 डॉक्टर्स पर आ गई है। सो दैट इज बेसिकली 40% रिडक्शन इन देयर हेड काउंट। तो डॉक्टर्स जिस हिसाब से बन रहे हैं, अपने आप को इस चीज के ऊपर बहरहाल जो है वो तैयार करना होगा। फरीना शाहीन कहती है, सर फॉर मेडिकल सर्विसेज शिफ्ट टू ऑनलाइन कंसल्टेशन हैज बिकम essential for their sustainable future growth। excellent drafting। इनकी अपनी सस्टेनेबल फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है, दिस इज स्प्रेडिंग, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रही है। ठीक है ना। अब अगर अपॉइंटमेंट्स भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बुक होते हैं, लोग वहां पे बुकिंग करवाते हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो एक फूड पांडा टाइप प्लेटफॉर्म्स इस तरह के मौजूद हैं जो आपको ऑनलाइन डॉक्टर से जो है वो कनेक्ट करवाते हैं और आपकी कंसल्टेशन होती है। इनफैक्ट दवाई.pk इज डूइंग दैट। आप दवाई.pk की ऐप डाउनलोड करके जाकर उसको देखें तो वो ऑनलाइन डॉक्टर्स के साथ आपकी कंसल्टेशन भी इसी तरीके से करवा रही है। ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्टर की हम बात करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्टर को फाइनेंस की, लॉ की और इन सारी चीज़ों की समझ जरूर है, क्योंकि टोकनाइजेशन वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। अब इसके अंदर सिर्फ बजरी सीमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, इस टोकनाइजेशन के लिए आपके पास लॉ की नॉलेज, फाइनेंस की नॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज की नॉलेज, ये सब होना जरूरी है। ये चीजें होंगी तो आप वक्त के साथ इसको जो है वो अपने लिए सस्टेनेबल बना सकेंगे। वरना एक वक्त आएगा कि जब ये ऑनलाइन प्रॉपर्टीज खरीदने का फैशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस वक्त यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि आपकी आदत होगी एक जमीन खरीदने के बाद लोगों को बताने की, ये मेरे पास फाइल है, मुझसे ले लो, इतना पोर्शन तुम्हारा, इतना पोर्शन तुम्हारा। आप ऑनलाइन भी शिफ्ट कर जाएंगे, काम बहुत तेज होगा, लाखों लोग आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं, प्रॉपर्टी को इवेल्युएट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज के कंपेरिजन में कि क्या सीन है। ठीक है। अच्छा जी, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी से मुराद, सर स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ लेवल्स पे बनती है, हर वक्त एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर बात नहीं की जा सकती। एक स्ट्रैटेजी बनती है विच इज ऑन द कॉर्पोरेट लेवल। ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल पे आप सबसे बड़ा जो आपका सवाल है उसकी आप बात करते हैं, व्हाट बिजनेस शुड वी बी इन। आपने अपनी जिंदगी में ये वाली जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या चुनी थी, व्हाट फील्ड शुड आई स्टडी, शुड आई गो फॉर मेडिसिन, फार्मा, should I go for engineering, should I go for finance, should I go for arts and crafts, should I go for let's say something like music या मीडिया वगैरह, समथिंग लाइक जो है वो फैशन डिजाइनिंग, इस तरह की कोई चीज करनी चाहिए, समथिंग लाइक फ्रीलांसिंग जो किसी भी चीज के हवाले से हो सकती है, कंटेंट राइटिंग, और जो है वो डिजिटल कंसल्टेशन या मोटिवेशन स्पीकर, किस तरह का बिजनेस मुझे करना है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मैं इंटर होना चाहता हूँ। बिजनेसेस भी इसके बारे में बात करते हैं। यूनिलीवर ने 2012 में अपना ऑयल का बिजनेस बेच दिया, खत्म कर दिया, डालडा को डिस्पोज ऑफ कर दिया, दुनिया भर में ऑयल का बिजनेस उन्होंने बेच दिया। क्यों? 2012 में जो डीमर्ज हुआ वो ऑयल हुआ। सवाल क्यों किया? फिर उसके बाद 2018 के अंदर या आई गेस 2017 के अंदर, 18 के अंदर इन्होंने अपना मार्जरीन का बिजनेस, ब्लू ब्रांड मार्जरीन जो आता था, मार्जरीन का बिजनेस खत्म कर दिया। क्यों किया? फिर उसके बाद 2021 में, यहाँ तक कहानी रुकी नहीं, 2021 में उन्होंने अपना टी का बिजनेस खत्म कर दिया। हम भी क्यों? इन बिजनेसेस से वो क्यों बाहर आ गए? किसी जमाने में उन्होंने समझा था कि बिजनेस करना बेहतर है, आज वो उस बिजनेस से बाहर आ चुके। तो इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी, कोई एनालिसिस होगा, कोई वर्किंग होगी। ये जो वर्किंग होती है ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के लेवल पे होती है। ये सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के लेवल पे होती है कि सर हमें किस बिजनेस के अंदर जाना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, और इस बिजनेस के डिसीजन को लेने के लिए आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, अपने रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करते हैं, अपनी कंपनी को, अपने लोगों को, अपने माइंडसेट को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को आप इवैल्यूएट करते हैं। आज अगर पाकिस्तान के अंदर कोई 10 साल पहले ये बात करता कि भाई हम जो है वो 10 साल पहले जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई टेक बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस खोलने जा रहे हैं, तो लोग हंसते थे, पता नहीं कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, 10-15 साल पहले।
लेकिन आज जो सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान के अंदर अर्न कर रहे हैं चीजें आपके सामने, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बिजनेस। भाई आपने ये डिसाइड कर लिया क्या करना है, क्या चीज करनी कर लिया, अब उसको कैसे करना है, हाउ शुड बी कॉम्पीट इन ईच सिलेक्टेड बिजनेस, ठीक है। ये आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को पूरा होने में मदद देती है। हमें सस्ता बेचना चाहिए जिसका नाम है कॉस्ट डिफरेंशिएशन, या कह लो कि कॉस्ट लीडरशिप। हम कॉस्ट कटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, हम किसी नीश को टारगेट करना चाहते हैं। गाड़ियों का बिजनेस पार्क सुजुकी ने भी किया, गाड़ियों का बिजनेस होंडा कार ने भी किया, गाड़ियों का बिजनेस करोला ने भी किया। पार्क सुजुकी की गाड़ी है, उसका मोटिव है कि जिंदगी में पहली बार कोई गाड़ी खरीदे तो हमारी खरीदे। और इंडस मोटर्स टैक्सी में भी अपनी गाड़ी चला देते हैं। होंडा हमेशा अपनी कंफर्ट और अपनी ड्राइव के लिए लोगों को जो है वो अपनी प्राइसिंग कीमत के ऊपर चीजें जो है वो कम्युनिकेट करता है। तीनों का अलग अलग तरीका है कंपटीशन का, एक बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट, तीसरा बिल्कुल डिफरेंट। तो यहाँ पे बात आती है हाउ शुड बी कॉम्पीट। ये बिजनेस डिसीजन होते हैं कि आपको अपने बिजनेस को चलाना कैसे है, आपको अपने बिजनेस को चलाना कैसे, हाउ शुड यू रन दैट बिजनेस, कॉम्पीट किस तरीके से करना है। और फिर हर फंक्शन के लिए, फॉर ईच बिजनेस फंक्शन, हाउ कैन दैट फंक्शन कंट्रीब्यूट टू द कंपेरेटिव एडवांटेज। यानी फाइनेंस, फाइनेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सप्लाई चेन से आप क्या चाहते हैं, ठीक है, सेल्स के क्या टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए मार्केटिंग किस तरीके से काम करेगा। ये हर डिपार्टमेंट का एक फंक्शनल प्लान बनता है, ये हर डिपार्टमेंट का एक फंक्शनल प्लान बनता है। इस फंक्शनल प्लान के तहत ये सारे काम होते हैं। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, रैकेट बेनकीजर है, रैकेट बेनकीजर ने कहा यार हम होम केयर के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। लेट्स से उन्होंने होम केयर के प्रोडक्ट्स बनाने की बात की है, और फिर जो है वो उसके बाद उन्होंने उसका बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो कॉम्पीट कैसे करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ये प्राइसिंग रखेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। फिर उन्होंने प्लान्स दिए, उन्होंने कहा जी ये जो हमारा सप्लाई चेन है ना, इनका टारगेट है कि ये कॉस्ट को यहाँ तक लेकर आ जाए, इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। सेल्स वालों का टारगेट है कि इतने यूनिट बेचने हैं, इसके ऊपर इतना मार्जिन कमाना है। फाइनेंस वालों का टारगेट है कि भाई ट्रेजरी से इतनी इतनी सेविंग्स लेके आनी है, इतना इतना अमाउंट बैंक में इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न लेके आना है, ठीक है। एट द सेम टाइम जहां पर हमारे जो परचेजेस वगैरह में इनएफिशिएंसीज हैं, रेट्स वगैरह हैं, वहां पे हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की हेल्प लेनी है, मनी मार्केट हेज की हेल्प लेनी है। हमें जो है वो बेहतर रिसोर्सेज को गेज करना है। फाइनेंस के टारगेट्स हो गए, सेल्स के हो गए, मार्केटिंग के हो गए, सप्लाई चेन के हो गए। इनके मुख्तलिफ टारगेट्स इनको दिए जाते हैं और प्रैक्टिकली कंपनीज में दिए जाते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है मैं एक छोटा सा सेटअप अपना रन कर रहा हूँ, मेरा एक पार्टनर है मेरे साथ, तो हम भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि फिलहाल तो सारी चीजें हम तकरीबन 7-8 लोगों की टीम है, मिलके ही करते हैं। हर किसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, भाई इतनी तारीख तक ये करना है, इतनी डेट्स तक ये करना है, ये वाली चीज यहाँ पे अचीव करनी है। सबसे पहला डिसीजन हमने लिया कौन सा बिजनेस करना है, एंटर हो गया उसमें। अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, बिजनेस को लेकर चलना कैसे, कॉम्पीट कैसे करना है दूसरे प्लेयर्स के साथ, मार्केट में जगह कैसे बनानी है। और फिर उस जगह बनाने के लिए हर डिपार्टमेंट का अपना एक फंक्शन क्या होगा, फंक्शनल फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दिए। भाई हमने एक मीडिया एजेंसी हायर की, उसको यही ऑब्जेक्टिव्स दिए। एक लीगल एडवाइजर हायर किया, उनको लॉ के यही ऑब्जेक्टिव्स दिए। टैक्सेशन का काम हमने किसी से करवाया, वो किसी से करवाया, इस तरह से करके 10-12 लोगों की एक टीम जो है वो एक चीज पे काम कर रही है। तो हर बिजनेस के अंदर इसी तरीके से होता है। ये टेक्निकल लेवल पे जो ये प्लान्स होते हैं, ये बेसिकली फंक्शनल प्लान्स होते हैं, बिजनेस प्लान्स और फिर कॉर्पोरेट के बेसिकली प्लान्स। तो बिल्कुल सादा सादा आसान आसान याद रखो। कॉर्पोरेट में पहला जवाब होता है करना क्या है, सिंपल। कोई तुमसे पूछे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है, सवाल है करना क्या है। बिजनेस, फिर दूसरा सवाल कैसे करना है। अब जो करना है वो किस तरह करना चाहते हो, दो सवाल हो गए। पहला सवाल करना है क्या है, बिजनेस डिसाइड कर लिया। कैसे करना है, कंपटीशन किस तरह से होगा, मार्केट में जगह कैसे बनाएंगे, उसकी बात की। फिर थर्ड लेवल पे अब आपकी टीम मिलके किस तरीके से काम करेगी। आपकी टीम के इस चीज के हवाले से जो वो टारगेट्स क्या है, आपकी टीम के टारगेट्स आपने दिए, उनको काम करने का तरीका बताया। भाई ये प्रोडक्शन होनी चाहिए, इतनी कॉस्ट आए, इतनी कॉस्ट का टारगेट होना चाहिए, इतना जीपी हमें कम से कम मेंटेन करना है, हमारा प्रोडक्ट इतने रुपए में बन जाना चाहिए। ये सब चीजें चाइनीज करते थे तभी वो जस्ट इन टाइम, जापानीज करते थे तभी वो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट लेके आए, वो ईओक्यू का कॉन्सेप्ट लेके आए, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें लेके आए। तो जो कॉस्टिंग वगैरह के अंदर आप पढ़ते हैं ये फंक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं। इसी तरीके से जो आप बिजनेस फाइनेंस के अंदर पढ़ते हैं ये फंक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं। सेल्स मार्केटिंग के लिए लोग यूनिवर्सिटीज में एमबीए वगैरह करते हैं, वो यही चीजें समझते हैं कि भाई वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, टारगेट्स क्या होने चाहिए, बिजनेस को कॉम्पीट कैसे करना है, फ्यूचरिस्टिक व्यू क्या है, हमें क्या चीज के अंदर एंटर होना नहीं होना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एप्पल ने डिसाइड किया हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करना है, कॉम्पीट कैसे करेंगे, यूजर का एक्सपीरियंस बेहतरीन कर देंगे
दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप लेके आ जाएंगे, दुनिया का सबसे ज्यादा बेहतरीन दिखने वाला खूबसूरत फोन लेके आ जाएंगे। फिर हर कंपनी को, जो डिपार्टमेंट्स को टारगेट दिए, जो रिसर्च डिपार्टमेंट था, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, उनको बोला इतनी जबरदस्त स्क्रीन लेके आओ और इतना स्लिम फोन लेके आओ। बाकायदा वो वाकया भी मशहूर है कि वो डिवाइस लेके आए और स्टीव जॉब ने उसे पानी में डाल दिया, उसके अंदर से एक बुलबुला यानी बबल आ रहा था, तो बबल को देख के उसने कहा कि देखो अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस बाकी है, ये स्पेस अगर फेल हो जाए तो ये बबल नहीं आएगा। तो बहरहाल क्या डिपार्टमेंट को एक ऑब्जेक्टिव दिया ना कि भाई आपने ये वाली चीज जो है वो करनी है, आपने इतना जबरदस्त ऐसा फोन तैयार करना है। ये जो फंक्शनल स्ट्रैटेजी होती है ये सीईओ प्राइमरीली ड्राइव करता है हर डिपार्टमेंट को, ठीक है। ये जो बिजनेस करने वाली बात है ये बीओडी प्लस सीईओ मिलके करते हैं, और ये जो कॉर्पोरेट वाली बात है ये प्राइमरीली बीओडी करते हैं। कौन सा बिजनेस करना है ये कंपनी का सीईओ नहीं बताता, सीईओ बाद में हायर होता है, सीईओ की बाद में हायरिंग की जाती है। मोहम्मद अली तब्बा साहब ने जब ये सोचा कि मुझे किया लकी मोटर्स की तरफ जाना है तो उन्हें किसी सीईओ ने आके नहीं बताया कि आप ये बिजनेस करें, उन्होंने बोला करना है। कैसे करना है? एसयूवी लानी है पाकिस्तान में, एसयूवीज लानी है, लोगों को अट्रैक्ट करना है इस तरह की गाड़ियों की तरफ। और फिर हर डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या है, भाई इतनी मार्केटिंग होनी चाहिए, इतनी गाड़ियां बिकेंगी, हम गाड़ी इतने में बना लेंगे, इतने में हम सेल करेंगे, ये वाला हम डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे, मार्केटिंग के ये टारगेट्स होंगे, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। सो इस तरीके से हमारी कॉर्पोरेट बिजनेस और फंक्शनल स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो है वो मुकम्मल होती है। इसके कुछ चंद एक पॉइंट्स यहाँ पे हमने इस तरह से लिखे हुए। पर्पस ऑफ द एंटिटी, कंपनी का मकसद क्या है, कंपनी करना क्या चाहती है। ज़ाहिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका अलग मकसद है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अलग मकसद है, ठीक है। इसी तरीके से इसका स्कोप क्या है, हम जो एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं किस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, किस हद तक करेंगे, क्या स्कोप आता है। मैचिंग द चोजन बिजनेस एक्टिविटीज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिस काम में जा रहे हैं उसमें फायदा होगा भी नहीं होगा, उसकी डिमांड मौजूद है, लोग चाहते हैं। फिर उसके बाद पर्पस इन एक्टिविटीज को मैच करना आपस में, और मैचिंग द पर्पस एंड एक्टिविटीज टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, यानी आपके तमाम स्टेक होल्डर्स को उससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, यहाँ पे अजान हो रही है, अजान सुन लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रिज्यूम, हम अजान के लिए रुके हुए थे। सो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि जो मेन लेवल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर पर्पस क्या है, कहाँ पहुंचना है, क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, किस एनवायरनमेंट में है, इस एनवायरनमेंट में इस चीज़ की डिमांड मौजूद है, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजी, अगेन सवाल ये किस तरीके से करना है, हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। पॉर्टर 2 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करता है, कॉस्ट लीडरशिप, सस्ता बेचो, एक डिफरेंशिएशन महंगा बेचो लेकिन कम लोगों को। ये 2 प्राइमरी स्ट्रैटेजीज हैं, और भी स्ट्रैटेजीज हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे, लेकिन बिजनेस करने के ये प्राइमरली 2 बड़े मेथड्स हैं। अब इस पे ऊपर एक एग्जांपल भी है। इन द यूके देयर इज अ लार्ज कंज्यूमर मार्केट फॉर पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक से खाए जाते हैं। वन कंपनी, ये जो बात की है ना मैंने यहाँ पे, दिस इज एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट बताता है कि धंधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एनवायरनमेंट बेसिकली टेल्स अस। अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो पहले चलते थे लेकिन अब उस तरीके से नहीं चलते, जैसे कि रिटेल शॉप्स, कपड़ों की रिटेल शॉप्स। अब वो एनवायरनमेंट नहीं रहा कि लोग बहुत ज्यादा रिटेल शॉप्स पर जाएं, वो वेट करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट का, जब डिस्काउंट लगता है तो वहां चले जाते हैं। रिटेल शॉप्स खासी कम हो चुकी हैं पाकिस्तान में, जैसे पहले हुआ करती थी वैसी बात नहीं है। One company has succeeded by producing a popular and well advertised product. Popular and well advertised product that makes it a low cost and sells at a low price. It has a dominant share of the total market for potato chips. इन्होंने लो कॉस्ट रखा, लो प्राइस रखा, ये गए कॉस्ट डिफरेंशिएशन के नाम पे, कॉस्ट लीडरशिप के नाम पे, ये कॉस्ट लीडरशिप की तरफ गए, ठीक है। लेकिन इन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से अपने आप को वेल एडवर्टाइज किया, वेल पोजीशन किया, इन्होंने मार्केट में अपनी पोजीशन बहुत अच्छी बताई, वेल पोजीशन, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी की मार्केट में, दूसरी इस तरह के मार्केट्स में आप देखेंगे कुछ लोग अपने ब्रांड्स को बड़ा अच्छा पोजीशन करते हैं, बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट सी आती है, बड़ा अच्छा जो है वो अपने आप को वो पोर्ट्रे करते हैं। अब जैसे वो कुछ टाइम पहले रमजान में ऐड आया था ना, वो बच्चा अपने कुर्ते के दामन में समोसे ले लो, समोसे ले लो करके, एक बंदे का जो मतलब उसका जो कियोस्क होता है, हॉकर होता है, उसके ऊपर से समोसे गिर जाते हैं तो वो बेचना शुरू कर देता है। दैट एड बेसिकली एवरीवन लव्ड इट, हर किसी को वो अच्छा लगा। और ऑलपर्स जिस तरीके के रमजान में एड्स लेके आता था, वो नमाज का उसके अंदर सीन दिखा रहे हैं, मस्जिद
दिखा रहे हैं, फैमिली साथ मिलकर इफ्तार कर रही है, इट वॉज रियली गुड। तो लोग बाकायदा जब जाते हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स के सामने तो उन्हें वो ऐड याद आता है, और वो उस पोजीशन की वजह से फिर अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो वो छोड़ देंगे, मुझे पता है, लेकिन पहली दफा एटलीस्ट वो परचेस कर लेते हैं। फिर जब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो उसको छोड़ देते हैं। तो चंद एक ब्रांड्स होते हैं बड़ा अच्छे तरीके से अपने आप को मार्केट करते हैं, इन्होंने भी किया, लेकिन इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी लो कॉस्ट और लो प्राइस। यानी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी थी, अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी थी इनकी पोटैटो चिप्स के काम में, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी अच्छा मार्केट करेंगे और लो कॉस्ट रखेंगे, लो सेलिंग प्राइस रखेंगे, ठीक है। Other products of potato crisps have succeeded by offering a differentiated product, hand-cooked crisp with no artificial ingredients that are sold in larger packets and at a higher price. अब वही जो आवाम आ रही है उनको ये अच्छे प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं, वो महंगे प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, they are sold in larger packets and at a higher price. Some consumers are happy to pay the higher price to get what they consider to be a distinctive and better quality product. तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई पहले कंपनी को सक्सेसफुल बनाते हैं, सस्ता बेच देंगे, कोई मसला नहीं है, सक्सेसफुल कंपनी बन जाएगी। फिर उसके बाद बात करेंगे कि भाई अब आपको महंगा प्रोडक्ट चाहिए तो कोई मसला नहीं, आप महंगा प्रोडक्ट लेने आ जाए। जैसे मैकडॉनल्ड्स करता है, केएफसी करता है, सबसे सस्ती वाली डील लगाते हैं, लेकिन उस डील में कुछ खास होता नहीं है। जब आप एक दफ़ा उनके रेस्टोरेंट में उस डील के नाम पर एंटर हो जाते हैं, फिर वो आपको अच्छे बर्गर्स और अपसाइज करवा लें, और फ्राइज अपसाइज करा लें, ड्रिंक अपसाइज करा लें, इस तरह के मंजन सुनाते हैं और आपसे कहते हैं कि यार अब आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज जो है वो वायरल करें। तो इन्होंने भी यही स्ट्रैटेजी की, ये लोगों को लेकर आए, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया। फिर उसको बिजनेस करने के तरीके, इन तरीकों से हमें समझ आता है। तो आप अगर देखें तो फॉर एग्जांपल इस तरह के तरीके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रोडक्ट्स जो है उस तरीके से ग्रो करते हैं। बिजनेस करना कैसे, ये कोई थियरी नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, इट्स एन आर्ट बेसिकली। साइंस और आर्ट में फ़र्क होता है। साइंस इज कैलकुलेटिव, आर्ट इज नॉट कैलकुलेटिव, इट्स इमेजिनेबल, इट्स क्रिएटिव। बिजनेस करने के लिए आपको थोड़ा सा आर्टिस्टिक माइंड होना चाहिए, लोगों की नीड्स को समझना, उनके बिहेवियर को समझना, उनके लिए वो चीज़ लाना जो उन्हें पसंद है, फिर उनसे पैसे निकलवाना, उनके मसाइल को हल करना, उन्हें कन्विंस करना, ये बहरहाल बिजनेस करना इस चीज़ का नाम है। एक अच्छा प्रोडक्ट, उसमें वैल्यू फिर लोगों तक उसको पहुंचाना। और इसके साथ साथ जो फंक्शनल स्ट्रैटेजी है, फंक्शनल स्ट्रैटेजी इज व्हाट टू डू एंड इन व्हाट डिपार्टमेंट्स बेसिकली, सच एज मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेलिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, आईटी, सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। और इलस्ट्रेशन हमारे सामने इसकी एक मौजूद है, हम एग्जांपल्स और केस स्टडीज इंशाल्लाह बहुत सारी करेंगे, तो इलस्ट्रेशन देखते हैं। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, गैप की एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है, जो बहुत ही अच्छा एक क्लोथिंग रिटेलर है। गैप इज एन इंटरनेशनल क्लोथिंग रिटेलर लाइक ज़ारा और इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कुड बी, पहला कॉर्पोरेट स्टेप, शुड अनदर रेंज ऑफ शॉप्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड एज गैप विद did with Banana Republic, a more up market chain? Should the company raise more share capital? ये वो बोर्ड लेवल डिसीजंस है भाई। नई कंट्री में जगह लेनी है, नई कंट्री में अपने आउटलेट स्टोर्स खोलने हैं, दूसरे ममालिक में जाना है, नया शेयर कैपिटल रेज करना है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, नई मशीनरी खरीदनी है, नई फैक्ट्री लगानी है, ये चीज़ है। हाउ विल द कंपनी बीट राइवल्स इन गेट मार्केट शेयर इन ऑस्ट्रेलिया? अब भाई हम ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो गए, हमने डिसीजन ले लिया, ऑस्ट्रेलिया का एनवायरमेंट है, डिमांड है, सब कुछ है, हम ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस ऑस्ट्रेलिया में हम कॉम्पीट कर पाएंगे, अपने राइवल्स को बीट कर पाएंगे, वो एक फैक्टर है। हाउ विल सूटेबल प्रीमिसेस बी फाउंड एंड फिटेड आउट फॉर द न्यू रेंज ऑफ शॉप्स? अब हम शॉप्स के लिए कैसे प्रीमिसेस लेंगे, रेंट कितना होगा, कितनी बड़ी जगह होगी, पैसे कितने देंगे, एडवांस कितना देंगे, कितना डिपॉजिट देंगे, ये सारे डिपार्टमेंट लेवल डिसीजंस हैं जो फंक्शनल उसमें आते हैं, ठीक है। एक डिस्कशन है, फिर इंशाल्लाह ताला डिस्कशन के बाद बात को जो मुकम्मल करेंगे। एक डिस्कशन पॉइंट यहाँ पे रेलेवेंट पाकिस्तानी एग्जांपल है और एक इंग्लिश एग्जांपल है। अ फुल सर्विस एयरलाइन इज मेकिंग द फॉलोइंग डिसीजंस। शुड अ नो फ्रिल्स लो फेयर सब्सिडरी बी सेटअप? क्या हम एक छोटी कंपनी बनाएं, हमारी अपनी एयरलाइन जो वो बहुत महंगी है, मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल कतर एयरवेज अगर लोगों को महंगा लगता है, या एमिरेट्स अगर महंगा लगता है, तो वो अपनी एक सब्सिडरी बनाते हैं, और वो सब्सिडरी लो कॉस्ट फ्लाइट्स जो है वो प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक लेवल पे, या अलग अलग कंट्रीज में डोमेस्टिक फ्लाइट्स लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करती है। तो ये एक सवाल है, ये बारह हो जाएगा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ये हमारी यहाँ पे बन जाएगी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। एट द सेम टाइम इफ इट इज सेटअप, हाउ शुड केबिन स्टाफ बी रिक्रूटेड? ये बिल्कुल एंड लेवल फंक्शनल डिसीजन है कि भाई स्टाफ को किस तरीके से रिक्रूट करना है, बिजनेस करना है, कॉर्पोरेट करना है, ये बारे हमारी फर्स्ट उसके अंदर आएगा कि हम ये सब्सिडरी को सेटअप करें ना करें, और फिर उसके बाद ये फंक्शनल।
Are these likely to be corporate, business or operational decisions? दूसरा, पेनाडोल इज मार्केट बाय जीएसके, इसको ओन जीएसके करता है, लाइसेंस जीएसके के पास है पेनाडोल का, लेकिन बनाता टोल मैन्युफैक्चर करवाता है ये फार्माटेक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड से। मैं फार्माटेक होकर आया हूं तो मुझे पता है कि टोल मैन्युफैक्चरिंग पेनाडोल की फार्माटेक करता है जीएसके के लिए। मुझे बताओ जीएसके ये क्यों करता है? जी भाई एवरीवन, जीएसके ये क्यों करता है? जब एक चीज वो खुद ओन करता है, एक दवाई उसके पास है, तो फिर वो फार्माटेक से क्यों बनवाता है उस दवाई को? इस पे तो भाई कंट्रीब्यूशन बनता है यार, तुम लोगों का जवाब चाहिए मुझे इसके ऊपर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हो, देखते हो ऑडिट्स पे कंपनीज को, देखते हो कि वो टोल मैन्युफैक्चर करवाती हैं दूसरों से, क्यों करवाती हैं? रिजवान कहता है, रिजवान सिद्दीकी कहते हैं सर लो प्रॉफिट। एक्सीलेंट वलीद, बिल्कुल सही रिजवान, बिल्कुल सही, सही तुम लोगों ने पकड़ लिया। भाई देखो पेनाडोल एक ऐसी चीज है जो आम से बुखार के लिए इस्तेमाल होती है, तो लाजमी सी बात है कि इसका लो कॉस्ट होना जरूरी है और इसका लो सेलिंग प्राइस होना जरूरी है। लेकिन जीएसके के स्टैंडर्ड्स अगर आप देखें, जीएसके अगर अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको बनाने लग गया तो ये इंतहाई एक्सपेंसिव प्रोड्यूस होगा, जबकि फार्माटेक के पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है। द सेटअप इज मिड साइज एंड द कंट्रोल्स आर आल्सो मिड साइज सेटअप है, मिड साइज कंट्रोल्स हैं, तो ये बेसिकली एक लो कॉस्ट प्रोडक्शन करके दे सकता है, ये लो कॉस्ट प्रोडक्शन करके दे सकता है। छोटा सेटअप है तो फिक्स कॉस्ट भी छोटी है, लेबर भी सस्ती मिल जाती है, एक कंपेरेटिव एडवांटेज मिल जाता है कि ये सस्ती मिल रही है, तो फिर ये दवाई लोगों को सस्ती अवेलेबल होती है। दुबई वगैरह में बहुत महंगी है पेनाडोल जो वहां पर जाती है, लेकिन पाकिस्तान में सस्ती है। तो जीएसके ने बड़ा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया यहाँ पे। पहले तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई दवाई बनानी है, नहीं बोला पेनाडोल बनानी है। लोग यहाँ पे शौक में पेनाडोल खा लेते हैं, कमर में दर्द हो रहा है पेनाडोल खा लो, पाँव में दर्द हो रहा है पेनाडोल खा लो, तबीयत अजीब हो रही है पेनाडोल खा लो, मुंह में दर्द हो रहा है पेनाडोल खा लो, हर चीज के लिए लोग पेनाडोल इस्तेमाल करते हैं। बीवी तकलीफ दे रही है पेनाडोल खा लो, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पेनाडोल खा लो, बॉस ने डांट दिया पेनाडोल खा लो, बस टाइम पे नहीं आई डिप्रेशन हो रहा है पेनाडोल खा लो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग इस तरीके से पेनाडोल खाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जीएसके ने ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया कि पेनाडोल बनानी है, लेकिन फिर खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस की? क्योंकि उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी ये थी कि यार अगर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे तो हमें इसकी कॉस्ट इतनी आएगी कि हम मार्केट में राइवल्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको टोल मैन्युफैक्चर करवाते हैं ऐसे सेटअप से जिसके पास फिक्स कॉस्ट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का बर्डन और कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली कम है, और हम वहां पे टोल मैन्युफैक्चर करा के लो कॉस्ट के अंदर इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर इवेंचुअली लो सेलिंग प्राइस पर जब हम इसको मार्केट में उतारेंगे तो वो ओवरऑल लेवल पे एक अच्छा डिसीजन हमारे लिए होगा और हम इसके वॉल्यूम्स को टारगेट कर सकते हैं। इतना ज्यादा वॉल्यूम हो सकता है जीएसके को पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगानी पड़ जाए, पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगानी पड़ जाए इतने वॉल्यूम को अचीव करने के लिए। तो जीएसके ने कहा कि भाई इतने वॉल्यूम को अचीव करने से बेहतर है हम किसी से टोल मैन्युफैक्चर करवाते हैं, हमें सस्ता पड़ेगा, हम लोगों को उसकी मार्केटिंग करेंगे, मार्केट करके इस प्रोडक्ट को बेचेंगे और एंड प्रॉफिट जो है वो हमारे पास होगा। तो ये प्योर एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, फिर उन्होंने एक बिजनेस डिसीजन लिया और फिर उन्होंने एक फंक्शनल डिसीजन लिया कि भाई किस तरीके से इसकी लो कॉस्ट वगैरह प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। सर क्या टोल मैन्युफैक्चरिंग से जीएसके के स्टैंडर्ड्स मीट हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता वो दवाई की क्वालिटी को खराब होती है, उसके अंदर कोई मसला होता है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट का बर्डन और इतने बड़े वॉल्यूम के लिए प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाने का जो पूरा एक बर्डन है वो जीएसके को इन्वेस्ट वगैरह करना पड़ता, टोल मैन्युफैक्चरिंग को उससे सस्ती पड़ रही है तो वो बहरहाल बनवा के दवाई करे, लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहरहाल मीट हो रहे हैं। खुदा न खास्ता कभी पेनाडोल के बारे में हमने ये नहीं सुना कि इसका बैच रिकॉल किया हो या इसके अंदर कोई मसला आया हो, इसके अंदर कोई इशू आया हो। ठीक है भाई, समझ आती है ये बात? यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा ये हैंड आउट भी मुकम्मल हो गया, ये तुम्हारी किताब में इंशाल्लाह ताला एज इट इज़ आ रहा होगा, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने चूंकि लिखना शुरू कर दी है तो ये उसका एक छोटा सा सेगमेंट है। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल? एनीवन वांट्स टू डिस्कस एनीथिंग? चलिए जी, तो फिर मगरिब की नमाज के लिए भी हमने 6:20 को ऑफ करना था, हैंड आउट हमारा मुकम्मल हो गया है। किसी का कोई सवाल नहीं है तो यहाँ तक रखें आज की क्लास को, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में नए टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा एक काम करो, जो डिस्कशन जो चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं, जो चीज़ें तुम लोगों ने ड्राफ्ट की हैं, ड्राफ्ट करके ग्रुप पे उनकी पिक्चर जरूर भेज दो, मैं पढ़ के इंशाल्लाह ताला 1-2 रिस्पॉन्सेज के ऊपर अपने कमेंट्स दे दूंगा। जो भी ड्राफ्टिंग रजिस्टर में की उसकी पिक्चर ग्रुप पे भेजो। आई नीड एवरीवन, जिन लोगों ने भी क्लास ली है कुछ लिखा है वो ग्रुप पे पिक्चर्स भेजें, और फिर इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ा सा फारिग होकर जब वक्त मिलेगा
मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा और उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है जी, चलें।